हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया था, पिछली क्लास में अपने उसको कंप्लीट कर दिया था। और आज अपन पढ़ेंगे अपना जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसको, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, अध्याय नंबर 2। मैंने आपको लेसन नंबर फर्स्ट के शॉर्ट नोट्स जो थे वो ग्रुप में सेंड कर दिए थे PDF के रूप में, उनको आपने अपनी कॉपी में उतार लिया होगा। और ये जो सेकंड नंबर के जो नोट्स है अपन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। अपनी बुक में इसको ढूंढने की कोशिश मत करना कि बुक में ये ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये जो नोट्स हैं मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आपको ये अपनी कॉपी में नोट करना है। सारे नोट्स जो हैं, नोट्स एकदम शॉर्ट हैं, तो इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो आइए चलते हैं अपन अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो जितने भी पदार्थ होते हैं, पदार्थों के बारे में ही यहाँ पर भी बात करेंगे अपन। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो पदार्थों की शुद्धता के बारे में यहाँ पर अपनी बात होगी। ठीक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो जो जितने, सबसे पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि पदार्थ कैसे होते हैं, उनकी अवस्थाएं क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पदार्थों की अवस्था के बारे में। तो पदार्थ जो होते हैं, कुछ अवस्थाएं होती है पदार्थ की, कुछ अवस्थाएं आपने पढ़ चुके हो आप। ठोस, द्रव, गैस होती है। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है, ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है और प्लाज्मा होती है, और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। तो ये दो जो अवस्थाएं हैं ये आपको आज नहीं दिखाई दे रही है, पहले आपने इनके बारे में जाना नहीं होगा, सुना नहीं होगा। तो ये जो दो अवस्थाएं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो दो अवस्थाएं हैं ये नहीं है। तो ठोस के बारे में आप जानते होंगे, द्रव के बारे में भी जो जल होता है, जितनी भी लिक्विड्स होते हैं वो सारे द्रव में आते हैं। और गैसेस होती हैं, वायु अच्छा एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का मिक्सचर जो होती है वायु होती है। तो हवा जो होती है वो गैस का रूप है। प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन जनरल जानकारी में दे देता हूँ। समझ में नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके कोर्स में कहीं नहीं है, बस इनका नाम ही है, पर इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो प्लाज्मा क्या होती है, गैसों को आंशिक रूप से जब आयनित किया जाता है, ठीक है, गैसों को जब आंशिक रूप से आयनित किया जाता है तो प्लाज्मा अवस्था हमें प्राप्त होती है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, बोसोन कणों को, क्या, बोसोन कणों को, बोसोन कणों को जब परम शून्य ताप तक ठंडा किया जाए, कहाँ तक, परम शून्य ताप तक, मतलब लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको ठंडा किया जाए, तो उस सिचुएशन में ये बोसोन क्या करते हैं, उस अवस्था में बोसोन क्या करते हैं, स्थूल क्वांटम परिघटनाएं प्रदर्शित करने लगते हैं। क्या प्रदर्शित करने लगते हैं, स्थूल क्वांटम परिघटनाएं प्रदर्शित करने लगते हैं। तो इस अवस्था को कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये थी इनके बारे में जानकारी। तो अपनी जो मेन अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस, इनके बारे में अपन बात करते हैं। ये चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपना पदार्थ के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। यहाँ फ्लो डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसके द्वारा थोड़ी कोशिश करते हैं समझने की। तो पदार्थ जो हैं उसमें 2 प्रकार के परिवर्तन आप देख सकते हो। एक प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है। दूसरे प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो जितने भी पदार्थ हैं उनमें 2 प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक होते हैं भौतिक परिवर्तन, एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब पदार्थ के प्रकार भी होते हैं, 2 प्रकार के पदार्थ कह सकते हैं अपन। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होते हैं मिश्रण पदार्थ। तो अपन यहाँ बात क्या कर रहे हैं, अशुद्धता और अशुद्धता की बात कर रहे हैं। तो इनको मिश्रित कैसे किया जाता है, कैसे पदार्थ को मिलाया जाता है, मिलावट कैसे की जाती है, या फिर कोई पदार्थ है उसमें से अगर 2 प्रकार के तत्व या 2 प्रकार की यौगिक मिक्स हैं तो उनको अलग अलग कैसे किया जाए, इन सारी बातों को करेंगे अपन। तो पदार्थ को यहाँ पर 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण पदार्थ। तो देखिए, तो पदार्थ यहाँ पर 2 प्रकार के हो सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ जो होता है उसको भी यहाँ पर 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो हो सकता है तत्व और एक हो सकता है यौगिक। तो तत्व और यौगिक। तो यौगिक क्या होते हैं, यौगिक में एक खासियत होती है कि जितने भी यौगिक जो होता है वो भी एक तरह का, मतलब कुछ पदार्थों को या कुछ तत्वों को मिल करके बनाया जाता है। अब उन तत्वों को कैसे मिलाया जाता है, स्थिर अनुपात में, उनका एक निश्चित अनुपात होता है और उसी अनुपात में उनको मिक्स किया जाता है, तब जाके अपन को यौगिक जो है वो प्राप्त होता है। मिश्रण की बात करें तो मिश्रण जो है यहाँ पर 2 प्रकारों में बांटा गया है। मिश्रण को भी यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो क्या होते हैं समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, मिश्रण क्या चीज़ है ये जानते हैं। और ये जो मिश्रण है इनको
पृथक करने के कुछ तरीके हैं, उनके बारे में अपन क्लास में जानेंगे। तो मिश्रण को पृथक करने के क्या क्या तरीके हैं? वाष्पीकरण है, ठीक है, तो पहला तो है वाष्पीकरण, दूसरा है अपकेंद्रीकरण, तीसरा है पृथक्करण, कीप द्वारा पृथक करना, और ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन, क्रिस्टलीकरण, छानना, और चुंबकीय पृथक्करण, और नेक्स्ट अपन को दे रखा है यहाँ पर फटकन विधि द्वारा या क्रोमेटोग्राफी द्वारा। तो ये जितने भी तरीके, इन तरीकों के द्वारा क्या कर सकते हैं? मिश्रण को अपन अलग अलग कर सकते हैं। मिश्रण का मतलब क्या होता है? मिक्सचर होता है एक तरह का। तो उस मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो यौगिक में भी यही बात है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं या तत्व होते हैं, और मिश्रण में भी यही है, पर ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आइए जानते हैं कैसे अलग अलग हैं, और मिश्रण को अलग करने के ये तरीके हैं। अब इन तरीकों को भी डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। अध्याय एक नज़र में। तो अध्याय एक जो अपना पूरा लेसन है उसमें किस बारे में बात की हुई है, क्या है, वो अपन इन 3 पॉइंटों में क्लियर कर लेते हैं जो बॉक्स में आपको दिए हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट न हो। तो शुद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है? पदार्थ में क्या ना हो, कोई मिलावट ना हो। परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से मिश्रण होती है। तो अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में अपन बात करें, साइंस की भाषा में अपन बात करें, तो साइंस कहता है कि जितनी भी चीज़ें होती है उसमें क्या होता है? कोई ना कोई पदार्थों 2 या 2 से अधिक पदार्थों तत्वों से मिलकर बनी होती है। हर चीज़ एक मिश्रण है। लेकिन अपन नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं कि शुद्ध शब्द का अर्थ होता है अपनी नॉर्मल भाषा में कि जिस पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। जहाँ मिलावट हो उसको अपन शुद्ध नहीं बोलेंगे, और जहाँ मिलावट हो अपन उसको अशुद्ध बोलेंगे। लेकिन साइंस बोलती है कि सब कुछ अशुद्ध है। प्रत्येक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, अतः शुद्ध नहीं है। साइंस कहती है कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है, कुछ ना कुछ मिला हुआ है। हाँ, पर यह है कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी हो सकती है, लाभदायक हो सकती है शरीर के लिए, या हानिकारक हो सकती है। उदाहरण के लिए अपन देखें जल, दूध और वसा। एग्जाम्पल लेते हैं अपन जल का। तो जल की अगर बात करें तो जल एकदम शुद्ध लिया अपन ने भाई, ठीक है, जल को बोलते हैं H2O। ओके, तो ये जो जल एकदम साफ है, शुद्ध है, अपन बोलेंगे साफ पानी है, पीने लायक पानी है, शुद्ध पानी है, उसको अपन क्या बोल दिया? शुद्ध बोल देंगे। लेकिन यही अगर एक साइंस वाला बंदा आएगा, साइंस वाला इंसान आएगा, तो वो बोलेगा कि ये तो मिक्सचर है। किस किस चीज़ का? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, 2 चीज़ों से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। मतलब ये क्या हुआ? एक तरह का मिक्सचर हुआ, 2 चीज़ों से मिलकर बना है। लेकिन नॉर्मल भाषा में अपन क्या बोलेंगे? शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों। तो शुद्ध जब अपन कहते हैं तो शुद्ध का अर्थ ये होता है कि कोई भी जो पदार्थ लिया उसमें जितने भी कण हैं वो सारे कण कैसे होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए, समान रासायनिक प्रकृति के होने चाहिए। अब शुद्ध जल आप लोगे तो शुद्ध जल में क्या है? H2O है। जल का एक अणु लो आप तो उसको क्या बोलेंगे अपन? H2O बोलेंगे, ठीक है, H2O। अब H2O का कोई भी कण उठा लो, कहीं से भी उठा लो, कोई सी भी जगह पे जाके उठा लो, जल में से H2O ही रहेगा। H2O में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जल में सभी कण किस रूप में पाए जाते हैं? H2O के रूप में पाए जाते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। रासायनिक संगठन क्या होता है उनका? एक जैसा होता है, तो उसको अपन शुद्ध कह सकते हैं। मान लो अपन ने पानी में नमक मिला दिया, तो नमक किसे बोलते हैं? नमक का सूत्र होता है NaCl, ठीक है। अब जल में इसको मिला दिया भाई, दोनों को अपन ने मिक्स कर दिया। अब दोनों को मिक्स करने पर H2O के अंदर क्या हो चुका है? आ चुका है NaCl आ चुका है। तो इसको अपन शुद्ध नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जल में अपन ने क्या मिला दिया है? NaCl मिला दिया है, इसलिए आप उसको शुद्ध नहीं कहेंगे। लेकिन जब उसमें NaCl या नमक नहीं था उस टाइम पे उसको क्या कह रहे थे? शुद्ध जल अपन कह रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो एक शुद्ध पदार्थ जो होता है, जैसा कि मैंने बताया, एक ही प्रकार के कण उसमें पूरे में पाए जाएंगे। कहीं भी देख लो, जैसे NaCl है, नमक है, तो नमक का कोई भी छोटे से छोटा कण उठा लो आप, उसमें आपको जो रासायनिक संगठन है वो NaCl ही मिलेगा। सोडियम और क्लोराइड 2 चीज़ें ही मिलेंगी उसमें, और तीसरी चीज़ नहीं मिलेगी शुद्ध नमक में, ठीक है। जबकि सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, लेकिन शुद्ध में ये एक इसी रूप में पाया जाएगा पूरे पदार्थ में। नेक्स्ट है अपना, पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है। पदार्थ क्या है? एक प्रकार का द्रव्य है। द्रव मतलब कोई पदार्थ जो है एक द्रव्यमान होता है, इसका जिस भी चीज़ का, उसको द्रव्य कहते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ क्या एक प्रकार का द्रव्य है, जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता।
तो भौतिक प्रक्रमों के द्वारा, भौतिक प्रक्रम कौन से, वो पृथक करने, ऊर्ध्वपातन वगैरह अपन ने ऊपर अभी देखे थे और नीचे भी अपन देखेंगे। तो भौतिक प्रक्रम जो होते हैं, छानना, बीनना, ऊर्ध्वपातन द्वारा, ठीक है, वाष्पीकरण द्वारा, तो इनके द्वारा ये अलग नहीं किए जा सकते, इन्हें कहते हैं भौतिक प्रक्रम। तो पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है, और एक शुद्ध पदार्थ जो होता है वो एक ही प्रकार के कणों का बना होता है, भी आ गया था, ठीक है। तो पदार्थ की परिभाषा होगी यहाँ पर अपने पास कि एक प्रकार का द्रव्य है जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ के एक ही प्रकार के कण होते हैं, और पूरे पदार्थ में एक ही जैसे कण होंगे। अगर NaCl आपने थोड़ा ले लिया अपनी हथेली पर, तो उस NaCl में कोई भी कण आप उठा लो, आपको वहाँ NaCl ही मिलेगा, मतलब एक जैसा ही मिलेगा सब कुछ। नेक्स्ट अपना मिश्रण क्या होता है। मिश्रण, तो नाम से पता चल रहा है मिश्रण का मतलब होता है मिक्स किया, आपने मिश्रित किया हुआ है यहाँ पर कुछ ना कुछ, और जहाँ पे मिश्रण का मतलब है कुछ ना कुछ मिक्स है, यहाँ पर मिक्सचर इंग्लिश में इसको कह सकते हैं। तो मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों का यौगिक का बना होता है, ठीक है। तो मिश्रण क्या होता है, एक प्रकार का पदार्थ होता है, अब पर ये किसका बना होता है, दो या दो से अधिक, दो या अधिक तत्वों या यौगिकों का बना होता है। या तो दो यौगिक होंगे, या दो या दो से अधिक यौगिक होंगे, या दो या दो से अधिक तत्व होंगे, उनसे मिलकर के ये बना होगा, ठीक है। उदाहरण भी दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यौगिक जो होते हैं रासायनिक रूप से संयुक्त रूप हुए बिना, तो रासायनिक जो मिक्सचर होगा वो रासायनिक, ये जो दो चीज़ें अपन मिक्स कर रहे हैं इसमें, ये जो दो चीज़ें रासायनिक रूप से नहीं जुड़ेगी आपस में, पर मिक्स हो जाएगी, पर रासायनिक रूप से नहीं जुड़ेगी। किस रूप से जुड़ेगी, भौतिक रूप से जुड़ेगी, ठीक है। तो कोष्टक में दिया हुआ है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बाकी का समझ लो, इसको ये भी बाद में समझ में आ जाएगा। बना होता है, उदाहरण जो है, उदाहरण क्या है मिक्सचर के, वायु है, ठीक है। वायु क्या है, गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि का मिश्रण होती है। तो अपनी जो वायु होती है ना, जो वायु चलती है, हवा चलती है, ये हवा में क्या क्या मिलेगा आपको, अगर आप देखोगे तो इसमें ऑक्सीजन भी मिलेगी, नाइट्रोजन भी मिलेगी, ऑर्गन भी मिलेगी, कार्बन भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और जलवाष्प मिलेगी, नमी भी होती है वायु में। तो ये सारी चीज़ें इस वायु में होती है। तो वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, ठीक है, ये अपन कह सकते हैं। तो वायु एक मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, उन गैसों को मिक्स होने से ये वायु बनती है। मिश्रण के प्रकारों की बात करते हैं, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार की बात कर लेते हैं। मिश्रण के जो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। तो वे मिश्रण होते हैं जो जिसमें पदार्थ क्या होते हैं, पूर्ण रूप से परस्पर मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, मतलब जिनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता, देखने पर एक जैसा दिखे, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। उदाहरण है जल में शर्करा। तो मान लो, आप उदाहरण को समझ लेते हैं पहले, फिर अपन परिभाषा को समझते हैं। एक ग्लास लिया, उसमें पानी लिया, उसमें आपने शक्कर या चीनी घोल दी। अब उसको जब आप देखोगे तो देखने पर क्या वो शक्कर आपको पानी से अलग दिखेगी या पूरा विलयन एक जैसा दिखेगा? पूरा विलयन एक जैसे दिखेगा ना, मतलब उसके सभी अंग एक जैसे दिखेंगे, जो उसको क्या बोल देंगे अपन, समांगी मिश्रण बोल देंगे। ऐसा विलयन, ऐसा मिश्रण जिसमें देखने पर आप अलग अलग ना देख सको, दो चीज़ें आपने मिलाई, मिश्रण बनाया। मिश्रण में कौन कौन सी चीज़ लिया आपने, पानी लिया, चीनी ली। लेकिन मिश्रण बनाने के बाद अगर वो चीज़ें अलग अलग ना दिखाई दे उसमें मिश्रण में आपको, तो उस मिश्रण को क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। नेक्स्ट अपना विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं। तो वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों और छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, तो विषमांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। विषमांगी मिश्रण के में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता है, तो पूरा जो द्रव्यमान होगा उसमें एक सा संगठन उसमें नहीं होगा। उदाहरण से समझते, सबसे पहले उदाहरण को समझ लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। शक्कर और बालू का मिश्रण। शक्कर ले लिया आपने, बालू रेत ले लिया आपने, ठीक है, दोनों दानेदार होती है। इन दोनों का आपने मिक्स कर लिया, ठीक है, और इनको मिक्स करने पर मिक्स करके रख दिया, तो आप उसको जब देखोगे तो शक्कर आपको अलग दिखाई देगी, रेत आपको
अलग दिखाई देगी। इसका मतलब अपन को दिख रहा है कि दोनों चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं यहाँ पर जो भी अपन ने मिलाया है। तो इसका मतलब ये कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संगठन होता है। ठीक है, ये जो मिक्सचर बनाया अपन ने ये क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, क्योंकि शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संगठन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। द्रवों में ठोसों के निलंबक भी विषमांगी मिश्रण है। तो द्रवों में अगर द्रव कोई भी लिक्विड है उसमें अपन ने कोई ऐसी चीज़ घोल दी जो उस पानी में जाकर के उस द्रव में जाकर के पेंदे में बैठ जाती है। तो ये जो पेंदे में बैठती है ना, इस चीज़ को कहते हैं निलंबन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? निलंबन कहते हैं। ठीक है, तो ये निलंबन वाला जो मिश्रण होता है इस प्रकार जो नीचे चीज़ जाकर के बैठ जाती है। मान लो आप रेत पानी में डाल दोगे तो नीचे जाकर के बैठ जाएगी, तो इसे क्या कहेंगे अपन? निलंबन कहेंगे। तो इस प्रकार बने हुए मिश्रण को भी क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है, विषमांगी मिश्रण की परिभाषा देख लेते हैं अपन अब। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दिखाई देता है, तो दूसरे पदार्थ हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। मतलब दो पदार्थ जो अपन ने मिक्स किया उसमें से एक या दोनों पदार्थ किसी भी रूप में, कण के रूप में, बुलबुला के रूप में, बूंदों के रूप में अलग अलग अगर दिखाई दे ऐसे देखने पर उस मिश्रण को, तो उस मिश्रण को अपन क्या बोल देंगे? विषमांगी मिश्रण बोल देंगे, क्योंकि इसके सभी अंग क्या है? विषम है, अलग अलग है, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं। विलयन, विलयन की बात करते हैं। विलयन क्या होते हैं? तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है उसको विलयन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, इसको नोट करें, अंडरलाइन करें, समझें इसको, बात को। इंपॉर्टेंट बात है इस परिभाषा की। विलयन का जब विलयन बनाएंगे अपन तो विलयन में भी क्या होता है? दो या दो से अधिक चीज़ों को मिक्स किया जाता है और ये जो मिश्रण प्राप्त होता है, विलयन जो प्राप्त होता है, ये कैसा होता है? हमेशा समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। उदाहरण है नींबू और जल। नींबू को जल में मिला दो आप, तो नींबू को जल में मिलाओगे तो क्या नींबू का रस अलग दिखेगा आपको और जल अलग दिखेगा? नहीं दिखेगा, दोनों एक ही जैसे दिखाई देंगे। भले कलर बदल जाएगा जल का, लेकिन आप यूँ नहीं कह सकते यहाँ पर तो नींबू है और यहाँ पर जल है, दोनों एक दूसरे में एकदम पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे। सोडा, जल आदि, सोडे को जल में मिला दो तो भी ऐसे ही होगा। विलयन के उदाहरण हैं। तो ये सारे क्या हैं? विलयन के अच्छे उदाहरण हैं। किसी विलयन को, तो विलयन आपको समझ में आ गया होगा, किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलेय में बांटा जा सकता है। अब विलयन की बात करें तो विलयन में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है विलेय, एक होता है विलायक। ठीक है, क्या होता है? एक होता है विलेय और एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। तो ये विलायक और विलेय क्या होते हैं, आइए इनको जानते हैं। विलायक वह घटक होता है जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, जो मिलाने का काम करता है उसको विलायक कहते हैं। अभी समझ में नहीं आया वो समझने की कोशिश करो। एक गिलास लिया, ठीक है, अपन ने गिलास ले लिया, गिलास में क्या भरा? अपन ने पानी भर दिया। ठीक है, ये गिलास ले लिया अपन ने, अब गिलास में क्या भर दिया? अपन ने पानी भर दिया। ठीक है, क्या भर दिया? पानी भर दिया। इसमें अपन ने क्या मिला दी? चीनी मिला दी। क्या मिला दी? चीनी मिला दी। अब चीनी मिला दी तो चीनी मिलाने के बाद क्या होगा? इस जल के अंदर वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो इसमें अपन ने मिलाया क्या है? चीनी, और ये क्या है? पानी। तो घोलने वाला कौन है इसमें? पानी, क्योंकि पानी चीनी को घोल रहा है, तो वो कौन है? घोलने वाला। और जो घोलने वाला होता है उसको बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। मतलब यहाँ पानी क्या है? विलायक है। घोलने वाला कौन है? पानी, और घोलने वाले को क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। यहाँ पर अपन ने क्या चीज़ घोली है? इसके अंदर चीनी घोली है, तो जो चीज़ घुलती है उसको बोलते हैं विलेय। ठीक है, क्या बोलते हैं? विलेय। तो चीनी यहाँ पर क्या है? अपनी विलेय है, और जल अपना क्या है यहाँ पर? विलायक। ठीक है, घुलने वाली चीज़ है चीनी, इसको बोलेंगे विलेय। घोलने वाली चीज़ है जल, इसको बोलेंगे विलायक। तो ये बात है। एक बार और शॉर्ट में बताता हूँ। पानी में अपन ने क्या घोली? चीनी। तो पानी यहाँ पर है विलायक और चीनी यहाँ पर है विलेय। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। विलयन की बात करते हैं। विलयन को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। ठीक है, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। तो विलेय जो होता है घुलनशील पदार्थ होता है। क्या होता है? घुलनशील पदार्थ होता है, जैसे कि चीनी,
यहाँ पर घुलने वाली चीज़ थी, घुलनशील पदार्थ था, तो उसको क्या बोला था अपन ने, विलेय बोला था। विलायक जो होता है पदार्थ जिसमें घुलता है, विलायक क्या होता है, जिसमें कोई पदार्थ घुलता है उसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। ठीक है, मतलब पानी में घुल रहा था तो पानी को क्या बोला था अपन ने, विलायक बोला था, कि पानी विलायक में इसमें घुल रहा था। देखो यहाँ पर तो विलेय क्या था यहाँ पर, शक्कर या चीनी, और विलायक क्या था यहाँ पर, पानी, शर्करा का पानी। ठीक है, पानी था। आगे देखते हैं विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। विलयन के प्रकारों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर अपन। विलयन के प्रकार, विलयन यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबक। तो वास्तविक विलयन क्या होते हैं, विलयन कण आकार में बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो विलयन के जो कण होंगे वो कैसे होंगे, आकार में बहुत छोटे होंगे। ठीक है, कितने छोटे होते हैं, 10⁻⁹ मीटर के व्यास होता है इनका, इतने छोटे कण होते हैं, बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटी, मतलब आप 10 में जब 10⁹ का भाग दोगे तब जाके ये आएगा। तो 10⁻⁹ मीटर होता है, इतना याद रखना आप। और ये बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब अगर बात करें वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबक की, तो तीनों में सबसे छोटे कण काय के होते हैं, वास्तविक विलयन में होते हैं। विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबक से छोटा होता है। तो कोलाइडी विलयन जो है, इन विलयनों में क्या होता है, विलायक के कण जो होते हैं, विलायक के कण, विलायक आप जानते हो क्या होता है, तो विलायक के जो कण होते हैं वो कण वास्तविक विलयन से तो छोटे होते हैं, सॉरी इससे तो बड़े होते हैं, लेकिन निलंबक से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, आकार की बात चल रही है, कणों के आकार की, विलय क्या, कणों के आकार की। निलंबन की बात करते हैं अब। तो निलंबन में क्या होता है, कणों का आकार बड़ा होता है। ठीक है, तो कणों का आकार कितना बड़ा होता है, 10⁻⁶ होता है। ठीक है, अब दोनों तीनों कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जो वास्तविक विलयन होते हैं उनमें कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁹। कोलाइडी विलयन जो होते हैं उनमें कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर, मतलब इससे बड़ा होता है। ठीक है, किससे, वास्तविक विलयन से बड़ा होता है। निलंबन की बात करें तो निलंबन का जो कणों का आकार होता है वो कोलाइडी विलयन से बड़ा होता है, 10⁻⁶ से बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो निशान लग रहा है ना, ये जो निशान होता है, ये वाला निशान ये बताता है कि छोटा या बड़ा है। तो ये स्मॉलर देन का निशान है, तो इसका मतलब होता है कि 10⁻⁹ से छोटा, और यहाँ पर जो निशान दे रखा है ये बड़े का, ग्रेटर देन का निशान है। तो इसके हिसाब से अपन समझ सकते हैं कि 10⁻⁶ से बड़ा होता है इनके कणों का आकार। ठीक है, तो निशान का मतलब ये है, कंफ्यूज मत होना। आगे का अंतर देखना, अंतर नंबर 2 देख लेते हैं। विलेय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं। तो वास्तविक विलयन में जो विलेय के कण होते हैं उनको आप नॉर्मल आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। लेकिन जो कोलाइडी विलयन होते हैं, कोलाइडी विलयन में कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, किसकी सहायता लेनी पड़ेगी आपको, सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ेगी। निलंबन की बात करें तो नंगी आंखों से देख सकते हैं, नॉर्मली भी इसको नंगी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि इसके कण ज़्यादा बड़े होते हैं तो आंखों से भी वो दिखाई दे जाते हैं। समांगी मिश्रण की बात करते हैं, अंतर नंबर 3 देखो आप। तो ये जितने भी वास्तविक विलयन होते हैं कैसे होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। कोलाइडी विलयन जो होते हैं समांगी दिखाई देता है, परंतु ये वास्तविक में विषमांगी होता है। ठीक है, अगले पॉइंट में आ जाएगा इसका आंसर क्यों होता है ऐसा। तो समांगी दिखाई देगा, देखने पर ऐसा दिखेगा जिस सब तरफ से एक जैसा, ये सब तरफ एक जैसा मिक्स है, लेकिन वास्तव में कैसा होता है, ये विषमांगी होता है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण होते हैं, समांगी दिखाई देते हैं, परंतु वास्तविक में विषमांगी होता है। ठीक है, कोलाइडी विलयन जो होते हैं। निलंबक की बात करें तो विषमांगी मिश्रण होता है, क्योंकि निलंबक क्या होते हैं, नीचे जाकर के इनका जो इसमें मिक्स किया जाता है, विलेय पदार्थ जो होता है वो नीचे जाकर के बैठ जाता है, इसलिए इसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो विलेय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं, ये सारी बातें आपको पहले पता होनी चाहिए, तब जाके आप इस चीज़ को समझ पाओगे। छानन विधि 4th वाला देखते हैं, इसमें अंतर क्या है। छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं कर सकते। तो छानन विधि जो होती है, छानने के द्वारा, मतलब सिंपल जो छानने की विधि होती है उसके द्वारा इसके जो कण होते हैं विलयन के, इनको पृथक नहीं किया जा सकता। और जो कोलाइडी विलयन होते हैं इनको पृथक नहीं कर सकते, कोलाइडी विलयन को पृथक नहीं कर सकते। ठीक है,
और जो निलंबन होते हैं छानन द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो निलंबक जो होते हैं इनको छानन की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अपन ने मिट्टी मिला दी पानी में, वो नीचे जाकर के बैठ जाएगी, उसको अपन कपड़े से छानेंगे तो अलग हो जाएगी ना। तो इस प्रकार से ये जो निलंबक होते हैं वो होते हैं। निलंबन मतलब जो नीचे जाके बैठ जाती है, तो इसको अपन अलग कर सकते हैं, लेकिन ये जो दो हैं इनको अपन पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। फिफ्थ नंबर का है, तो फिफ्थ नंबर में क्या कह रहा है ये, पारदर्शी होते हैं। विलयन जो होते हैं कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं, इनमें आप आर पार देख सकते हो। ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। और निलंबक जो होते हैं पारभासी होते हैं। तो पारदर्शी का मतलब आप समझ सकते हो कि जिनके आर पार देखा जा सकता है। अपारदर्शी का मतलब जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, जैसे कि दीवार। पारदर्शी का मतलब कांच या पानी। ठीक है, पारभासी का मतलब क्या होता है, जिनके आर पार का आभास किया जा सकता है, उनको देखा नहीं जा सकता लेकिन आभास किया जा सकता है कुछ है। जैसे तेल में भीगा हुआ कागज़ है, उसको जब आर पार देखोगे तो आपको हल्का हल्का दिखाई देगा, उसमें से क्लियर नहीं दिखाई देगा, तो उसको पारभासी कहते हैं। पार देख नहीं सकते लेकिन आभास कर सकते हो कि कुछ है। ठीक है, 6 नंबर का देखिए यहाँ पर। 6 नंबर जो होता है विलयन के बारे में बताया हुआ है। स्थिर विलयन स्थायी रखने पर कण नीचे बैठते हैं। तो स्थिर विलयन जो होते हैं स्थायी रखने पर कण नीचे बैठते हैं। ये जो होते हैं स्थायी विलयन होते हैं, इनमें ऐसा नहीं होता। ये कण जो होते हैं इनके कण नीचे नहीं बैठेंगे, इनके कण नीचे बैठ जाते हैं स्थिर रखने पर। नेक्स्ट है अस्थायी विलयन, विलय कण नीचे बैठ जाते हैं। तो अस्थायी विलयन जो होते हैं उनमें जो विलय कण होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। निलंबक जो होते हैं उनमें नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, यदि मिट्टी को आप घोलोगे पानी में तो वो नीचे जा करके इकट्ठी हो जाएगी। तो इसके कण जो होते हैं नीचे बैठ जाते हैं और इसके नहीं बैठते और इसके भी बैठ जाते हैं। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। तो ये जो विलयन होते हैं टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। अब टिंडल प्रभाव क्या चीज़ होती है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तीनों में, तीनों चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। सॉल्यूशन विलयन, कोलॉइड मतलब कोलाइडी विलयन, और सस्पेंशन मतलब निलंबक। तो ये तीनों चीज़ों के हिसाब से अपन समझते हैं। तो सॉल्यूशन जो है विलयन जो है ये टॉर्च चलाई जा रही है, टॉर्च जलाई जा रही है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये टॉर्च की लाइट जो है यहाँ पर से आपको पास होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, जबकि इन दोनों ग्लासों में देखोगे तो यहाँ पर आपको ये लाइट ग्लास के अंदर से पास होती हुई दिखाई दे रही है। दिखा अंतर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर तो आपको लाइट पास होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइट पास होती हुई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर आपको लाइट पास होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये जो दो ग्लास हैं यहाँ पर जो है टिंडल प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है बात। सॉल्यूशन में टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है, कोलॉइड्स में होता है, और जो सस्पेंशन होते हैं निलंबक होते हैं उन्हें भी कोलॉइड प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसे कहते हैं कोलॉइड प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव आपने देखा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 अपन देख लेते हैं। स्थिर विलयन स्थायी रखने पर कण नीचे बैठ जाते हैं। स्थायी विलयनों में ये तो हो गया था, टिंडल प्रभाव भी हो गया था। सॉरी, पॉइंट नंबर 8 पे थे अपन। विलयन के कण छन्ना कागज में से बाहर निकल जाते हैं। तो विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि जो छन्ने का फिल्टर पेपर होता है जो प्रयोगशालाओं में पाया जाता है उस पेपर में से वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें निलंबन के कणों की, तो निलंबन के कण जो होते हैं ये भी छन्ना कागज में से पार नहीं निकल सकते। तो ये छन्ने जो फिल्टर पेपर होता है उसमें से पार ये भी नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें निलंबन की तो कोलाइड के कण छन्ना कागज में से गुजर जाते हैं। ये उल्टा दे रखा शायद यहाँ पर। ठीक है, तो कोलाइड वाला इसमें लिख लेना आप, थोड़ा सा ध्यान रखना पढ़ने के बाद कि आपको क्या करना है। कोलाइड के कण छन्ना कागज में से गुजर जाते हैं, ये चीज़ को आपको यहाँ लिखना है। और निलंबन के कण छन्ना कागज में से पार नहीं निकल पाते, इस चीज़ को आपको यहाँ लिखना है। तो ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप सही कर लें। उदाहरण भी दे रखे हैं यहाँ पर देखो।
जो विलियन के उदाहरण है, पानी में चीनी मिलाना क्या है, एक सॉल्यूशन है। पानी में नमक मिला दोगे तो भी वो एक विलियन है, ठीक है। कोलाइड विलियन की बात करें, अगर अपन कोलाइड्स की बात करें तो दूध है, दूध में जो होते हैं प्रोटीन वगैरह के कण होते हैं छोटे छोटे, उसको कोलाइड विलियन कहा जाता है, ठीक है। रक्त की बात करें तो रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह कोशिकाएं, कणिकाएं होती हैं। तो जहाँ पर कण पाए जाते हैं छोटे छोटे जो पूरी तरह से घुले रहते हैं, वो कोलाइड होते हैं। तो यहाँ पर ये कोलाइड का उदाहरण है, रक्त और दूध। रेत और बालू गाय के उदाहरण है आपके निलंबन के उदाहरण है। रेत और बालू को पानी मिलाओगे तो निलंबन के रूप में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में आगे का पढ़ेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।